हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड करने वाले हैं और इसको भी मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और आप लोगों ने को शायद पता ही होगा कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कई बुक्स में इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ दिया हुआ है और कई बुक्स में ये एक अलग चैप्टर माना जाता है। तो आप इसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि क्यों जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक पोर्शन होता है बच्चों, जो हम लोग यूटिलिटी पढ़ते हैं, वो डिमांड से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। इस वजह से कई बुक्स में इसको एक साथ दिया होता है। तो आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो भी वीडियोज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसके लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप सिस्टमेटिकली सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली डिमांड का फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना आगे का पार्ट भी बनाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों कि इस वाले पार्ट को मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, वो हम इन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है हम उसको समझेंगे कि डिमांड क्या होता है, किस चीज़ से रिलेट करता है डिमांड, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बच्चों टॉपिक जो है वो हम डिमांड शेड्यूल मतलब होता है जो बेसिकली डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करते हैं डिमांड के लिए, क्वांटिटी के, प्राइस के, उसको हम टेबुलाइज फॉर्म में लिखते हैं, जो टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम बेसिकली डिमांड का शेड्यूल बोलते हैं। तो हम एक तो उसको कवर करेंगे, उसमें हम दोनों मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो दोनों देखेंगे, दोनों टाइप्स को। उसके बाद बच्चों हम लोग इसका कर्व बनाएंगे, कर्व के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि बेसिकली कर्व है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ये डिमांड कर्व में समझेंगे। उसके बाद डिमांड कर्व का बच्चों स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज ये एक रिलेशनशिप जो होता है वो शो करता है डिफरेंट जो हमारे जो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होता है वो शो करता है। तो इसलिए हमको स्लोप और कर्व को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। और लास्ट बच्चों हम लोग फैक्टर्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ बच्चों, आर की जगह पे टी आना चाहिए, मैंने गलती से आर कर दिया मैंने गलती से। एक मैं इसको ठीक कर लूँ। तो ये हम लोग फैक्टर्स ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स आप इसको बोल सकते हैं कि डिमांड जो होता है बच्चों वो किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, ये हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम अपने स्लाइड पर आ चुके हैं और आप लोगों को एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं क्लासेस ले रहा होता हूं या मैं जो वीडियो में आपको समझा रहा होता हूं, आप लोग नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठा कीजिए ताकि आप उन चीज़ों को हैंड टू हैंड आप नोट करते जाओ। उससे क्या होता है कि आपको आपकी लर्निंग जो होती है वो बहुत बेटर हो जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है डिमांड का। बच्चों देखिए, डिमांड जो होता है आपको एक जनरल लैंग्वेज में जब हम डिमांड को बोलते हैं तो इसका मतलब नॉर्मली व्हाट वी वांट, तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसको एक वांट मानते हैं। अब यहाँ देखिए, दो डिमांड जो वर्ड है ना, ये कई बार एक मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि डिमांड और डिज़ायर जो होता है वो बच्चों वो सेम होता है। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन होता है। जनरल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दोनों सिमिलर से लगते हैं कि हाँ डिज़ायर है वही हमारा डिमांड है। बट बच्चों डिज़ायर और डिमांड को अगर हम इकोनॉमिक्स के सेंस में देखते हैं तो वो काफ़ी दोनों जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी डिफर करता है। बच्चों डिज़ायर का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एज एन इंडिविजुअल, मैं मेरी कोई किसी चीज़ को लेके कोई इच्छा होती है या जिसको हम बोलते हैं ना कि एक वांट होता है मेरा। बट डिज़ायर जो होता है वो बेसिकली आपका एक साइकोलॉजिकल, जो हम अगर फैक्टर बोलें, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, साइकोलॉजी होगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे कि डिज़ायर जो होता है वो एक आपका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है जो हम सोचते हैं। अब जैसे मैं अभी अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कोई सुपर कार खरीदना मेरा डिज़ायर है, तो उस केस में वो मेरी एक इच्छा है कि मैं एक सुपर कार खरीद लूँ, ठीक है ना। बट क्या मैं एक्चुअली खरीद सकता हूँ? अगर मैं एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल या लोअर मिडिल में क्लास में मैं अगर बॉर्न हूँ या मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो क्या मैं वो कार खरीद सकता हूँ? ये मेरा डिज़ायर तो हो सकता है बट वो मेरा डिमांड नहीं हो सकता है। क्यों? उसके पीछे बच्चों रीज़न है, वो आप यहाँ देख लीजिए।
वेरियस अमाउंट्स ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज, पहला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विलिंग टू बाई। विलिंग टू बाई मतलब होता है एक डिजायर हुआ कि आप कोई सुपर कार, आपको डिजायर है कि आप कोई सुपर कार खरीदो, ठीक है ना, वो आपके जस्ट आपके एक मन में आया, एक लाइक इट वाज लाइक अ थॉट इन योर माइंड कि आपको अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कि मेरे पास ये चीज हो, दैट इज अ डिजायर, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको विलिंगली बाय करने के मूड में होते हो, लाइक आपका इंटेंशन होता है कि आप उसे खरीदो, तो पहला फैक्टर हो गया बच्चों विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी, और दूसरा होता है बच्चों आपकी एबिलिटी टू बाय दैट कमोडिटी। दैट मीन्स यू मस्ट हैव दैट मच इनकम कि आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं सुपर कार नहीं खरीद सकता हूं, तो वो मेरा डिजायर हो सकता है, बट मैं एक नॉर्मल जो कार होती है जो कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, वो मेरा डिमांड हो सकता है, क्योंकि मैं उस लेवल पे अर्न करता हूं कि मैं उस कार को खरीद सकता हूं, तो वो मेरा डिमांड होगा। तो डिमांड और डिजायर में बच्चों ये डिफरेंस है मेनली। अब हम आते हैं बच्चों, डिमांड जो होता है वो हम लोग किस किस लेवल में मेजर करते हैं, लाइक कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब यहां देखिए बच्चों, हम लोग इसके दो पार्ट्स जो होता है मेनली समझते हैं। पहला होता है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड। अब आप एक किसी कंज्यूमर को के डिमांड को लाइक एक कमोडिटी या एक से ज़्यादा कमोडिटी, अगर आप एक कंज्यूमर के ऊपर स्टडी करते हो तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। या फिर आप एक हाउस होल्ड को अगर लाइक उसका आप देखते हो डिमांड जो होता है कि एक डिफरेंट लाइक वेराइटीज ऑफ गुड्स या रेंज ऑफ गुड्स को वो क्या यूज़ करता है, तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड होगा। बट जब आप बहुत सारे कंज्यूमर्स या बहुत सारे हाउस होल्ड्स के डिमांड्स को सम अप कर देते हो, तो वो क्या होता है पूरी सोसाइटी में, आप जैसे आप मार्केट में देखोगे, आप इंडिविजुअल हाउस को देखते हो तो वो एक इंडिविजुअल हाउस है, एक फैमिली वहां रहती है। बट अगर आप सारे हाउसेज, नेबरहुड सबको मिला लेते हो तो वो क्या बनता है, पूरी सोसाइटी बन जाती है। वही चीज यहां पर है, जब आप इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करते हो तो एक सिंगल हाउस होल्ड आ जाता है उसके अंदर में, या एक इंडिविजुअल आ जाता है, या और जब हम मार्केट डिमांड को स्टडी करते हैं तो पूरी सोसाइटी में, जैसे आप मार्केट में आप जाओगे तो कोई कंपनी है, जैसे मैं मान लीजिए कि एक कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मैं वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता हूं, मेरा जो एजेंट होता है कंपनी का जो लाइक उसको प्रमोट कर रहा है, मार्केट कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक मार्केट में जाता है, एक सोसाइटी में जाता है, वहां देखता है कि मार्केट जो है वो कहाँ है, तो मार्केट में जाके देखता है कि वहां पर बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो सिमिलर टाइप के, रिटेलर्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के आइटम्स बेच रहे हैं। तो मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे वहां का सारा डिमांड कैसे पता चलता है कि एक एक शॉपकीपर से मैं जाके अपना सारा डेटा कलेक्ट करूंगा कि आपके शॉप पे कितना डिमांड है। जस्ट लाइक आप एक मैगी का पैकेट ले लो, तो मैगी का पैकेट भाई आप एक शॉप में जाते हो, पूछते हो भाई आपका एक मंथली या डेली कितना डिमांड होता होगा, तो वो बता सकता है कि आप उसके पास से कितने लोग लेके जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज पर डे उसको कितना लाइक मैगी का स्टॉक रखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई मंगवाता है वहाँ पे। वैसे ही बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। अब जैसे ग्रोसरी स्टोर्स है तो वहाँ बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर्स होती हैं, हार्डवेयर के स्टोर से तो वहाँ पे कई हार्डवेयर के स्टोर होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आप जब मार्केट का सर्वे करते हो तो आपको पूरा डिमांड पता चल जाता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों मार्केट डिमांड, क्योंकि हर एक शॉपकीपर के पास अलग अलग फैमिलीज जो से लोग आके शॉप से खरीद के जाते हैं, तो हर किसी को पता होता है कि उसका वहां पर मैं कितना सामान मंगाऊं, कोई कमोडिटी का मंगाऊं, कितनी क्वांटिटी में मंगाऊं कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा स्टॉक जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, बिक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम मार्केट डिमांड। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है क्वांटिटी डिमांडेड। अभी आप देख सकते हो सामने में। अब देखिए आपको दो टर्म्स काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे। एक तो हमने बात किया कि डिमांड क्या है, वो आपने डिफाइन कर लिया, विलिंगनेस टू बाई एंड द एबिलिटी टू बाई अ कमोडिटी, दैट इज योर डिमांड। अब यहां पर बात आ रही है बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों फिर भी सेम लग रहा है कि दोनों में तो भाई डिमांड ही है ना, आखिर क्वांटिटी डिमांडेड बात कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तो दोनों तो सिमिलर जैसा लग रहा है, बट ये नहीं है सिमिलर। क्योंकि देखिए यहां पर जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए गुड, हम एक गुड लेते हैं, उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस पर बात करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे मैं अगर एक शॉपकीपर के पास जाता हूं कि आपके पास कितना डिमांड है, ठीक है ना, तो वो अगर मैं स्पेसिफिक पीरियड में पूछता हूं उससे जाके कि आपका एक दिन में मैगी कितनी पैकेट बिक जाती है,
तो वो जो डेटा मुझे मिलेगा वो होगा बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड। उसी तरह एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर मैं पूछता हूं कि एक महीने में या एक वीक में या एक फोर्टनाइट में कितना सामान आपका बिक जाता है, तो वो जो डेटा आपको मिलेगा वो बच्चों होगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं बच्चों यहां पे डिमांड शेड्यूल पे। तो इसको हम एक टेबुलाइज फॉर्म में बनाएंगे। ये हेडिंग्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, आपके सामने मैं फिगर भर रहा हूं, तो आप मेरे साथ करते चलिए। ये हमारा कॉलम हो गया, ये डिफरेंट कॉलम्स हो गए हमारे, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहले आप समझ लो ये टेबल में होगा क्या, या जो हमने शेड्यूल बना रहे हैं हम उसमें क्या क्या होगा। पहला तो बच्चों एक कमोडिटी है X, ठीक है, हमने कोई एक कमोडिटी X ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा जो है, यानी यहाँ पर सिंगल एक कमोडिटी है X, उसके बाद यहाँ पर है QD/A। इसका मतलब होता है A जो है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ पर्सन और एन इंडिविजुअल A। एक और पर्सन है बच्चों, उसकी क्वांटिटी यहाँ दी हुई है, वो B है। अब अगर हम इन दोनों के साथ देखें तो इनका एक सम जो है बच्चों वो हमने लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड A एंड B, यानी A+B, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। यहां पर आप लिख लीजिए QM लिखा हुआ है, ये है हमारा मार्केट डिमांड, ठीक है। अब हम यहां पर फिगर्स डालते हैं। अब जैसे हम यहां प्राइस ऑफ कमोडिटी लेते हैं तो हमने ऐसे 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 1 2 3 4 इंक्रीज होता था। अब यहां पर हम देते हैं क्वांटिटी के जो ले रहे हैं ये A का लेंगे यहाँ पे प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसका रेस्पेक्ट में लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4 3 2 1। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चों? इधर आपका प्राइस जो होता है, आप इधर देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इधर हम उल्टा देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड जो होता है बच्चों वो कम होता जा रहा है। दैट मीन्स इधर सारा प्लस होगा तो इधर एक एक माइनस होते जा रहा है, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो अगर हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं तो इसको उल्टा रिलेशन है, यानी आप इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हो कि जो भी प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है और क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, इन्वर्स मतलब ऑपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो इधर वाला कम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 3 2 1 हो गया। अब हम बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड बाय B लेंगे। ये मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 4 3 एंड 2। ये भी वही सिमिलर है बच्चों, कम होता हुआ। अब इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो बच्चों हमारा मिल जाएगा मार्केट डिमांड। ये क्या हो जाएगा 5 और 4, ये हमारा मिल गया 9, ये हमारा हो गया 7, ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 3। तो हमें शेड्यूल बच्चों पूरा मिल गया। अब हम इससे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और बनाते हैं बच्चों इसका ग्राफ। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ जो है उसका एक लेआउट है वो हमारे सामने आ गया। अब ये देखिए इसमें हम डिमांड कर्व जो होता है वो ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, और मैं आपको एक एक चीज मार्क करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। अब यहाँ देखिए इस जो शेड्यूल है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इस पे बच्चों आपको लेना होता है यूनिट्स। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूं। ये है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। इस साइड लेंगे बच्चों हम लोग प्राइस ऑफ एक्स, यानी इसको हम PX सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ देखिए प्राइस जो है 1 2 3 4 5 तक ले लिया है, लेकिन हमारे शेड्यूल में 4 ही है, ठीक है। अब हम इसमें जाते हैं, यहाँ देखिए अब आपको जो ये मार्किंग करनी है, अब जैसे इंडिविजुअल होता तो हम यहाँ पर दोनों साइड में, अब जैसे ये वाले ग्राफ में देखें तो हम यहाँ पर भी 4 या 5 तक मैक्सिमम लेते, बट यहाँ पर जो आपको लेना है, क्योंकि इस ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, A B दोनों का डिमांड शेड्यूल बनाऊंगा एक ही ग्राफ में, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो हम डिमांड कर्व बनाने वाले हैं
उसका लाइक उसकी प्रॉपर्टी जो होगी आपको क्लियर दिखेगी। नहीं तो आप अगर अलग अलग भी बना सकते हो, ए का अलग बना लो, बी का अलग बना लो और मार्केट डिमांड को आप अलग बना लो। बट उस केस में क्या होगा, डिमांड का जो कर्व बनेगा उसके शेप में आपको क्लियर डिफरेंस आपको देखने में दिक्कत होगी जब तक कि तीनों फिगर एक में नहीं हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक में ही बनाया है। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे जो वो 0 से लेके 9 तक करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर देखिए 9 जो है वो सबसे बड़ा फिगर है, ठीक है। और ये आपका अगर हम क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी आपकी 1 से शुरू होके 9 तक जा रही है, यानी 1 से लेके 9। तो यहाँ पर हम 0 से लेके पूरा 9 तक ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा तीनों इसी के अंदर में कवर हो जाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम बनाएंगे पहले गुड एक्स, जो क्वांटिटी प्राइस है हमारा सामने है, और इसका हम पहले ए जो है कंज्यूमर उसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों कॉम्बिनेशन है वो क्या है हमारा, प्राइस जो है वो 1 है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो 4 है। तो इसका मतलब आपको इधर से देखना है यूनिट ऑफ एक्स। तो ए के लिए भी हम बना रहे हैं, तो आपका प्राइस देखिए यहां पर आ रहा है 1, ठीक है, 1 यहां है और 4 यहां है, यानी हमारे सामने एक पॉइंट ये मिला। इसके बाद हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे 2, प्राइस जब 2 हो जाता है तो क्वांटिटी आपकी 3 हो जाती है, तो आपको यहां पॉइंट मिलता है। फिर आपका है 3 and 2, तो ये प्राइस 3 हो गया, ये हो गया हमारा 2, तो आपको ये पॉइंट मिला। और फिर होता है 4 और 1, तो आपको यहां पॉइंट मिला। अब अगर हम इसको खींचते हैं लाइन यहां पर इसके ऊपर से, तो आपको एक ऐसा लाइन मिला। इसको आप मार्क कर लीजिए ए, ठीक है, ए का आप मार्क कर लीजिए इसको ए का। तो ये ए का डिमांड कर्व है, ठीक है। अब हम सिमिलरली बी का बनाते हैं। तो बी में क्या है बच्चों, प्राइस जब 1 था, तो अब इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। प्राइस 1 है, क्वांटिटी आपका 5 है, ये पॉइंट मिला। फिर आपका क्या है 2, प्राइस 2 हो गया, क्वांटिटी आपकी कितनी होगी बच्चों 4, यानी यहां पर। फिर है 3 और 3, और फिर है 4 और 2, ये। अब सिमिलरली हम यहां भी एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों बी का डिमांड कर्व, ठीक है। ए और बी दोनों का मिल गया, तो ये आपको काफी सिमिलर सा लग रहा होगा, बिल्कुल पैरेलल ही बना है दोनों का, और सिमिलर टाइप का कर्व बना, क्योंकि ये हमारे अगर क्वांटिटी देखें तो काफी सिमिलर सी क्वांटिटी है, बस एक का फर्क है दोनों में। तो ये आपको एक डिमांड कर्व इसका मिल गया बी का। अब हम बच्चों बनाएंगे ए प्लस बी का, जो कि हमारा मार्केट डिमांड कर्व होगा। तो वो हम यहां से वहां करते हैं। 1 पे क्या क्वांटिटी है बच्चों 9, तो आपको सीधा फिगर मिल रहा है 9 का यहां पर पहला। फिर दूसरे में मिल रहा है बच्चों 7 यहां है हमारा, ठीक है। फिर तीसरा जो मिल रहा है बच्चों थर्ड पे वो है हमारा 5, यानी यहां पे है। और 4 जो 4 पे आपको मिल रहा है 3, यानी यहां पे, ये देखिए। अब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपको मार्केट डिमांड का कर्व मिल जाता है। इसको आप लिख लीजिए ए प्लस बी, जिसको हम बोलेंगे डीएम, यानी मार्केट डिमांड, ठीक है। ये अब यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको दोनों ये जो कर्व जो है वो दोनों काफी सिमिलर कर्व मिले, बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कर्व है। लेकिन ये कर्व जो है वो आपको काफी ज्यादा फ्लैट दिख रहा है। क्यों? इसके पीछे रीजन है बच्चों ये a प्लस बी इज इक्वल टू डीएम। दैट मीन्स आप इनको किसी भी प्राइस लेवल पे आप अगर चेक करोगे इनका लाइक डिफरेंस, तो आपको ये जो पॉइंट्स मिले हैं, यानी जो आपको मार्केट डिमांड पे जो पॉइंट्स मिले हैं, ये किसके सम है बच्चों? ये दोनों के का सम है ये रेस्पेक्टिव। अगर मैं इसको येलो से मार्क करके दिखाऊं, तो अगर आप यहां वाला पॉइंट देख रहे हैं तो वो दिस प्लस दिस
ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो दिस प्लस दिस, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो दिस प्लस दिस, और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं तो दिस प्लस दिस। ये दोनों का सम मिलके ये बन रहा है। तो नेचुरली क्या होता है बच्चों, जब ये दोनों सम, इन दोनों का सम होगा तो वो फिगर जो होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, तो इसकी वजह से इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम यहां पर अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन पे आने पे आपको क्या मिलता है बच्चों, कि जो मार्केट डिमांड है, ये जैसे हम इसका देख लेते हैं, ये ए प्लस बी, ये दोनों का आप देखें तो जो इंडिविजुअल डिमांड होता है बच्चों वो स्लैंट होता है, एक तरह से स्लैंट, या फिर इसको आप स्टीपर बोलते हैं। इसका स्टीप ज्यादा होता है, यानी थोड़ा स्ट्रेट एंड खड़ा खड़ा जैसा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, स्ट्रेट स्टीप होता है बिल्कुल, मतलब एकदम सडन डाउन होता है, मतलब इंक्लिनेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। और यहां पर जब हम आते हैं तो आपको मार्केट डिमांड जो मिलता है बच्चों वो फ्लैटर होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टीपर और इसको बोलेंगे फ्लैटर। ये आपको रीजन भी पूछा जाता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, दोनों का जो प्रॉपर्टी है, दैट मींस कि जो अगर मार्केट डिमांड आप निकालते हो तो वो फ्लैटर होगा एज कंपेयर टू द स्टीपर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पे। अब यहां बच्चों हम बात करेंगे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, ये भी एक काफी डिटेल चैप्टर है, इसको इसके जो हम डिटेल्स हैं वो अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, तो आप उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो अभी हम यहां समझते हैं बेसिकली कि डिमांड कर्व जो होता है बच्चों उसका स्लोप कैसा होता है, लाइक मीन स्लोप की प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्या नेचर होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला या आप जो उसमें यूज करोगे वो क्या होता है बच्चों, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां पर ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का साइन क्यों है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। चेंज इन प्राइस को बच्चों अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी बोलते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड को बच्चों डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू जो होता है वो स्लोप का वैल्यू होता है। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है, तो आपको मैंने बताया डिमांड कर्व जो होता है, अब यहां पर मैं एक रैंडम डिमांड कर्व बनाता हूं, ऐसे ही बिना कोई फिगर लिए हुए बनाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे यहां पर हम एक डिमांड कर्व ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है, एक रैंडम सा डिमांड कर्व बना लेते हैं, कहीं से भी कहीं ले लो आप, जैसे ये हमारा एक डिमांड कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ क्या क्या होगा, 0 पॉइंट होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, यहाँ पर आपका पी एक्स होगा, यहाँ पर आपका क्यू एक्स होगा, और ये आपका एक्स एक्सिस होगा। ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है, इसको हम डी डी भी बोलते हैं, डिमांड कर्व डी डी, ये आपका बच्चों डिमांड कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो जो इनवर्स रिलेशन की बात हुई थी, तो कोई भी जब ग्राफ बनता है इनवर्स रिलेशन के लाइक प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो इनवर्स रिलेशन की वजह से कैसे ग्राफ होता है बच्चों, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है वो बच्चों नीचे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। तो जब हम ये बनाते हैं तो अब यहां पर जैसे मैं आपको थोड़ा इसको हटा के बता देता हूं स्लोप के बारे में। तो ये तो हमारा डिमांड कर्व था बच्चों, हाँ ये हमारा डिमांड कर्व है। अब यहां पर हम जब इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो आप डिमांड कर्व में किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, सबका वैल्यू जो होगा स्लोप का वो सिमिलर होगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम ले लेते हैं एक पॉइंट इधर, ये हमारा स्लोप का एरिया हुआ। तो अगर हम यहां इसको मार्क करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं हम लोग यहां पे, ये पॉइंट है हमारा ए, ये हमारा बी। तो अगर हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी जो है ये हमारा स्लोप है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए एक लाइन जो हम यहां ले रहे हैं इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है आपका, जिसमें आपने शायद 9th 10th में भी और उसके इवन जूनियर क्लासेस में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ये ऑलमोस्ट वही चीज है।
ठीक है, बट यहाँ पर हम उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर हम एक और कोई ले लेते हैं, जस्ट लाइक एम पॉइंट भी लेते हैं, तो एम जो होगा, ए एम, ये किस चीज का चेंज दिखा रहा है बच्चों, ये हमारे दिखा रहा है डेल्टा पी। दैट मीन्स अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपको एक प्राइस ये मिलता है और एक प्राइस ये मिलता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, चेंज इन प्राइस। उसी तरह बच्चों वाई, जो ये तो वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस के बीच में हमको एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये मिलता है। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये हमारा शो कर रहा है डेल्टा क्यू। यही स्लोप हम निकाल रहे हैं, और ये माइनस साइन का मतलब होता है द स्लोप इज नेगेटिव, यानी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या हुआ कि एक जो आपका वेरिएबल है वो अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल जो होता है वो डिक्रीज होगा, और ये वाला वेरिएबल जब इंक्रीज होगा तो ये वाला वेरिएबल डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। उसी तरह डायरेक्ट रिलेशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी उसके साथ में इंक्रीज होगा, अगर ये डाउन होगा तो वो भी डाउन होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हम अगर इसके ऑपोजिट आप सप्लाई पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट पे। इसमें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दैट मीन्स कि इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरह इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका मैंने सोचा है कि सेपरेट वीडियो में, मतलब मैं पूरा जो ग्राफ्स होते हैं इनके जो ये अफेक्ट कैसे करते हैं डिमांड को, उसको मैं प्रॉपरली ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मैं सारी चीजें एक में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम उसको पार्ट्स में करें और बारी बारी से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सको। तो इसको हम बेसिकली सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो ये हो गया हमारा बच्चों डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, या फिर फैक्टर्स। अब यहां देखिए बच्चों, प्राइस ऑफ कमोडिटी, सबसे पहला जो फैक्टर होता है बच्चों वो होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको हम लोग क्या किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स कमोडिटी मानते हैं, पहला बाय डिफॉल्ट एक्स मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पी एक्स। ये हमारा पी एक्स जो होता है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी माना जाता है, ठीक है, यानी जो कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी का खुद का प्राइस, इसको हम पी एक्स बोलते हैं। अब हम आएंगे दूसरे पर, ये है बच्चों इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी ये सारी चीजें जो हैं इनमें अगर चेंज कर दिया जाए तो डायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। तो पहला तो गया प्राइस। जैसे अभी अगर मान लो आप एज्यूम कर लो कि अगर कोई कमोडिटी आप यूज कर रहे हो, उसका अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, नेचुरली आपके कंजम्पशन के ऊपर में उसका इफेक्ट आ जाएगा। अगर चीज महंगी हो गई तो आप उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट होता है इसको, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है बच्चों, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। इनकम को हमेशा इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे वाई से डिनोट किया जाता है। तो वाई इज द कंज्यूमर्स इनकम। तो इसमें इसका भी अगर हम इफेक्ट देखें, इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर मान लो आप एक कमोडिटी को यूज करते हो, अगर आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपके पास परचेजिंग पावर जो होगी आपकी वो बढ़ जाएगी, नेचुरली आप उसका कंजम्पशन ज्यादा करने लग जाओगे। और उसी तरह अगर इनकम कम हो जाती है आपकी तो आप उसका कंजम्पशन को कम कर दोगे। तो इनकम का आपका रिलेशनशिप इसके साथ क्लियर आपको समझ में आ गया हो, डायरेक्टली जो है वो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। फिर थर्ड होता है बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो वो होता है पी आर। आर इज फॉर रिलेटेड, पी इज फॉर प्राइस। ये बच्चों दो टाइप का होता है। रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों, उनको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स इसका मतलब क्या होता है, दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के एक दूसरे की जगह पे यूज करके हम सिमिलर यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाते हो तो आप अगर इवन कोला का टेस्ट का कोई भी आप पीते हो तो आप बोलते हो भाई पेप्सी देना भैया एक, तो बोलता है भैया आप ठंडा नहीं है, आप कोक ले लो। कोई नहीं यार दे दो, ठीक है। तो ये क्या है, आप मूड बना के कहते हैं कि मुझे पेप्सी पीना है या मुझे थम्स अप पीना है, बट ठंडा नहीं होने की वजह से चलो वो यार कोक ही पी के चले आते हैं, एक जैसा ही तो टेस्ट है। तो ये क्या करता है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल सिमिलर है। दोनों कंपनीज अलग अलग है बट सिमिलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं,
उसी तरह आप कई बार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में भी जाते हो तो वहां भी आपको सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं, एलजी, सैमसंग, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो आपको है वो ऑलमोस्ट हर जो नॉर्मल गुड होता है जो यूज करते हैं हम लोग, उनमें आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स जरूर मिलेंगे। बिस्किट्स में जाओगे तो आप वही है, नूडल्स लेने जाओगे तो वैसे ही रेंज मिलेगा आपको, या तो आप मैगी ले लो या फिर आप येपी ले लो या आप टॉप रेमन ले लो। हर तरह के रेंज में, हर तरह के प्रोडक्ट्स में आपको सिमिलर वे में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद दूसरे जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट आपने कई जगह सुना होगा कि आप वहां जाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड, इंक्लूडेड होता है, वहां पे इंक्लूसिव होता है कि आप होटल में जाते हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री किट देते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक फ्री मिलेगा, तो ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहां पर जो हम इको में बात करते हैं तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनको हम कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। जैसे हम कार इलेक्ट्रिसिटी, कार पेट्रोल, कार डीजल, ये एक साथ यूज करने वाली चीज है। एक के बिना अगर एक इलेक्ट्रिक कार है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं है, एक डब्बा है, आप उसे ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल आपकी बाइक हो, आपके टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, पेट्रोल या डीजल जो होता है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। दोनों को आप एक साथ ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेटली कोई फायदा नहीं है, दोनों का कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो आप एक साथ ही यूज करते हो। तो ये हो गया बच्चों, ये दोनों के जो प्राइसेस होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं सीधा डिमांड के। यानी अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, उसके प्राइस में अगर कोई चेंज आया तो इस कमोडिटी के जो कंजम्पशन है उसके ऊपर में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दैट मींस एक गुड एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड कोई और है, उसके साथ यूज करने की चीज है, तो नेचुरली दूसरे वाले का अगर प्राइस में चेंज होगा तो सिमिलर टाइप का इफेक्ट आपको प्राइस ऑफ एक्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज हम डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर ग्राफ के साथ समझेंगे, रीजंस के साथ समझेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फोर्थ फैक्टर है बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यहां पर हम बात कर रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर आप अभी कोई कमोडिटी को यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, फिर आपका थोड़ी दिन के बाद क्या होता है, टेस्ट, लाइक आपने कोई और कमोडिटी देखी, आपका टेस्ट चेंज होना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आप उसका कंजम्पशन कम करने लग जाओगे, क्योंकि अब आपको दूसरा टेस्ट जो होता है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो आपके टेस्ट और प्रेफरेंस आपके कमोडिटी के कंजम्पशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। उसी तरह एक्सपेक्टेशंस, ये है बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई, आप इसको स्पेक्यूलेशंस भी लिख लो, ठीक है, स्पेक्यूलेशंस। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों, जो वो आपने देखा होगा कई बार, लॉटरी हो या गोल्ड के प्राइसेस हो, शेयर के प्राइसेस हो, इसमें स्पेक्यूलेशंस करते हैं लोग, जैसे सट्टा लगाते हैं और ये करते हैं। ये क्या होता है, ये टीम जीतेगी तो इतना पैसा लगाओ, बढ़ जाएगा। ये क्या है, स्पेक्यूलेशन। जीतेगी नहीं जीतेगी उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट उसके चलते आपका प्रेजेंट में डिमांड बढ़ या घट जाता है। ये टीम हार जाएगी तो उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो ऐसे चीजें जो हम फ्यूचर को में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस चीज जो कमोडिटी को हम अभी यूज कर रहे हैं उसका प्राइस अगर फ्यूचर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके प्रेजेंट में डिमांड में डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बहुत बेसिक एग्जांपल हो जो हम लोग हमेशा देखते हैं, वो ये होता है कि आपको दिन में या मॉर्निंग टाइम में जब आप न्यूज खोलते हो तो आपको पता चलता है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल का प्राइस जो होता है वो 2 रुपए पर लीटर बढ़ जाएगा। आपको शाम तक कंटिन्यूअस पेट्रोल पंप पे भीड़ दिखने को मिलती है, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। ये होता है बच्चों स्पेक्यूलेशन। तो चलिए यहां तो अनाउंस किया गया है, बट ऐसी चीजें होती है, गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में हाई हो सकते हैं, सब गोल्ड खरीदने लग जाएंगे कि हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो या लो हो सकते हैं, तो इस टाइम में बेचने लग जाते हैं लोग शेयर का। ऐसे इनको बोलते हैं हम बेसिकली स्पेक्यूलेशंस। तो उसको देख के, लाइक फ्यूचर को देख के, होगा नहीं होगा दैट इज अनदर मैटर, बट हम उसके चलते अभी हमारे कंजम्पशन में डायरेक्टली चेंजेस कर देते हैं। ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है
जो हमारा जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसके बेसिस पे हमारा डिमांड जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स जो है वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। कई जगह पे आपने देखा होगा ओल्ड एंड रिटायर्ड लोग जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द यंग पीपल, बिकॉज वो बाहर चले गए हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, कोई जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में यंग यूथ जो होता है वो कम मिलेगा। तो अगर मान लीजिए वहां पे से यूथ चला जा रहा है, मूव आउट कर रहा है, माइग्रेट होने लग जाए, बाहर बाहर चले जाएं, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी फैशन की चीजें हैं और जो इस टाइप की चीजें हैं जो यूथ यूज करता है उसकी डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से कंपनीज जो होती हैं वो पहले डेमोग्राफिक डेटा जो होता है वो कलेक्ट करती हैं जस्ट टू सी वेदर देयर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। ये एक मेजर बहुत बड़ा स्टडी होता है इकोनॉमिक्स में और इवन बिजनेसेस में कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। उसी तरह यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे हम बात करें कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक पार्ट है। जिस सोसाइटी में हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बिकता है वो वहां की सोसाइटी और उसके इनकम के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जो बिस्किट्स के एग्जांपल ले लो, आप ऐसे सोसाइटी में जाते हो जो काफी रिच लोग रहते हैं, एलीट लोग रहते हैं, वहां पर आपको मतलब मल्टीपल वैरायटीज ऑफ बिस्किट्स और कुकीज और मतलब नॉर्मल रेंज से लेके हायर रेंजेस तक आपको सारी चीजें शॉप्स में अवेलेबल होती हैं। वही ब्रांड आप एक अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटीज में जाके ढूंढोगे तो शायद उन्हें उन ब्रांड्स के बारे में भी पता नहीं होगा। तो ये होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इफेक्ट। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है वो इवन है हर जगह पे, तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड होगा, और अनइवन है तो वो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि कैसे इनकम सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, रिच लोग ज्यादा है या पुअर लोग ज्यादा है या मिडिल क्लास ज्यादा है, इनके कंपोजिशन या के ऊपर में आपको जो कमोडिटीज होती हैं उनके डिमांड जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। और फिर उसी तरह हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों साइज ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स अगर पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि अगर हायर पॉपुलेशन होगा तो वहां पे नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है उसको। साइज ऑफ पॉपुलेशन छोटा होगा तो डिमांड छोटा होगा वहां पे। और ये बहुत सारे फैक्टर्स में अभी मैं उसको ग्राफ में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ये एक एक फैक्टर को लेके कि इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, वो सारे फैक्टर्स को मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड और फर्दर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए, हर बच्चे को ये मिल पाए, जो इसको कॉन्सेप्ट जो है वो सारे सब बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डाला करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।